हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ब्लूप्रिंट डिजिटल। आज की इस वीडियो में हम समतापमंडल में ओजोन अवक्षेप के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि डिप्लीशन ऑफ ओजोन पढ़ेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे हमारे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहे। अब हम आज के टॉपिक पर आते हैं। ओजोन यानी कि O3 वायुमंडल में सूक्ष्म मात्रा में पाई जाती है, लेकिन 16 से 25 किलोमीटर अर्थ में 16 से 25 किलोमीटर ऊपर स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन की जो मात्रा होती है, ओजोन मैक्सिमम होती है, अधिकतम होती है। और ओजोन लेयर की जो मोटाई होती है वो नॉर्मल प्रेशर और टेम्परेचर पर 3 mm होती है, 3 मिलीमीटर होती है, परंतु पोल्स पर ये 4 mm होती है। O3 यानी कि ओजोन की जो थिकनेस होती है किसी भी एयर्स में, अर्थ में ऊपर की तरफ, ग्राउंड से ऊपर की तरफ चलने पर जो ओजोन की थिकनेस है, उस ओजोन की थिकनेस को हम डॉप्सन यूनिट में नापते हैं, मेजर करते हैं। और एक डॉप्सन यूनिट यानी कि DU एक होता है 1 ppb यानी कि पार्ट्स पर बिलियन। 1979 में इसकी जो थिकनेस थी वो 250 डॉप्सन थी। 1985 में 136 डॉप्सन रह गई और 1994 में 94 डॉप्सन यूनिट रह गई। अब ओजोन का जो निर्माण होता है वो अल्ट्रावायलेट रेज की उपस्थिति में होता है, UV किरणों की उपस्थिति में होता है। पहले इस चरण में ऑक्सीजन UV रेज की प्रेजेंस में 2 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होती है, जिन्हें नेसेंट ऑक्सीजन बोलते हैं। और नेक्स्ट स्टेप में एक O2 का मॉलिक्यूल एक O से रिएक्ट करके O3 का निर्माण करता है। अब कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो ओजोन से क्रिया करके ओजोन का अवक्षय करते हैं, अर्थात उसको डिप्लीशन करते हैं। ऐसे पदार्थ मुख्य रूप से क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स होते हैं, जो रेफ्रिजरेटर से, जेट प्लेन्स आदि से निकलते हैं। ये ओजोन से रिएक्ट करते हैं और उसको डिप्लीट करते हैं, उसका अवक्षय करते हैं। इसके अलावा क्लोरोफ्लोरोकार्बन सबसे अधिक डिप्लीशन करता है, लेकिन इसके अलावा नाइट्रोजन ऑक्साइड 3.5% करता है। इसके अलावा CH4, मीथेन, हैलोजन, क्लोरीन भी ओजोन के डिप्लीशन में कंट्रीब्यूट करते हैं, अर्थात वो ओजोन का डिप्लीशन करते हैं। ओजोन की जो थिकनेस होती है वो सभी जगह कम हो रही है पॉल्यूटेंट्स, क्लोरोफ्लोरोकार्बन आदि के कारण, लेकिन ये विशेष रूप से एंटार्क्टिका के ऊपर ज़्यादा दिखाई देती है। और इस थिन या पतली होना, इस ओजोन लेयर का पतला होना, थिन होना, इसे हम ओजोन होल बोलते हैं। एंटार्क्टिका के एक बहुत बड़े एरिया के ऊपर ओजोन लेयर पतली हो रही है, इसे हम ओजोन होल यानी कि ओजोन छिद्र, यानी कि थिनिंग ऑफ ओजोन लेयर इज कॉल्ड ओजोन होल, यानी कि ओजोन लेयर का पतला होना ओजोन होल होता है। कोई छेद नहीं होता, लेकिन वहां पर लेयर पतली हो रही है। सबसे पहले एंटार्क्टिका के ऊपर 1985 में निम्बुस 7 सैटेलाइट से इस ओजोन होल को देखा गया था। अब जो केमिकल प्रोसेस है ओजोन डिप्लीशन का, यानी कि किस प्रोसेस की सहायता से ओजोन का डिप्लीशन होता है, तो जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है CF2Cl2, ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है, ये गैस स्टेज में होता है, प्लस H², ये एनर्जी होती है H²। ये अब इसमें क्या काम करता है, जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है CF2Cl प्लस Cl, इसमें से एक Cl को अलग कर देता है और ये क्या बनता है, Cl बनता है और CF2Cl बनता है। तो CF2Cl भी गैस ही होता है, लेकिन इसमें से एक क्लोरीन मॉलिक्यूल अलग हो जाता है। अब जो ये क्लोरीन मॉलिक्यूल है जो अब यहाँ पर अलग हुआ है, अब वो O3 यानी कि ओजोन से रिएक्ट करता है
और ओजोन से रिएक्ट करने के बाद इसमें से ये एक ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, ClO बनाता है, यहां बनता है O2। इसके बाद जो ClO बना है, अब वो ClO जो होता है फिर ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, जो नेसेंट ऑक्सीजन थी ये वाली, इस जो O2 से टूटकर बनी थी, और ये बनाएगा Cl और प्लस O2। अर्थात इस Cl का जो यूज हुआ था यहां पर, वो इस पूरी रिएक्शन में O3 के मॉलिक्यूल को ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर देता, अर्थात ऑक्सीजन ओजोन को तोड़ देता है, लेकिन खुद रिएक्शन में यूज नहीं होता, एज इट इज बच जाता है। इसीलिए इस प्रोसेस में जो एक क्लोरीन एटम होता है वो एक कैटालिस्ट यानी कि उत्प्रेरक की तरह कार्य करता है, और इस प्रोसेस में क्लोरीन का एक एटम 1,00,000 ओजोन मॉलिक्यूल को ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर देता है, O2 में कन्वर्ट कर देता है, फोटो डिसएसोसिएशन के कारण। डिसएसोसिएशन माने टूटना, प्रकाश की उपस्थिति में टूटना, यानी कि प्रकाश की उपस्थिति में वो ओजोन अब काय में कन्वर्ट हो जाती है, O2 में कन्वर्ट हो जाती है। तो एक मॉलिक्यूल क्लोरीन 1,00,000 ओजोन मॉलिक्यूल को O2 में परिवर्तित कर देता है। क्लोरीन एटम इसमें यूज नहीं होता है और इस रिएक्शन में ये कैटालिस्ट की तरह काम करता है। इसलिए जब एक बार क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स एटमॉस्फेयर में ऐड हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं स्ट्रेटोस्फीयर में, तो वो परमानेंटली वहाँ प्रेजेंट हो जाते हैं, और जो क्लोरीन जैसे जो एलिमेंट होते हैं वहाँ पर ओजोन के लेवल को कम करते रहते हैं, ओजोन डिप्लीशन करते रहते हैं। अब दो तरह की ओजोन होती है, गुड ओजोन यानी कि अच्छी ओजोन, एंड बैड ओजोन यानी कि गंदी ओजोन। जो गुड ओजोन है वो बनती रहती है स्ट्रेटोस्फीयर में, जो अभी हमने पढ़ा था कि ओजोन ऐसे बनती रहती है, तो ये गुड ओजोन कहलाती है। ये ओजोन एब्जॉर्ब करती है हार्मफुल यूवी रेडिएशन को, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को, अल्ट्रावायलेट किरणों को, ये हार्मफुल अल्ट्रावायलेट किरणों को एब्जॉर्ब कर लेती है और मनुष्य में कैंसर आदि अनेक विकारों से बचाती है। लेकिन बैड ओजोन का जो निर्माण होता है वो ट्रोपोस्फियर में होता है। जो वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं, यानी कि जो वाष्पशील कार्बनिक पदार्थ होते हैं, कंपोनेंट होते हैं, और NO2 नाइट्रोजन ऑक्साइड जो होते हैं उनसे रिएक्ट करके बनती है, और इस प्रकार की जो ओजोन होती है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए हार्मफुल होती है। अब जो यूवी रेडिएशन होता है, यानी कि यूवी किरणें जो होती हैं, वो यूवी रेडिएशन बेसिकली 3 प्रकार का होता है, यूवी रेडिएशन C, यूवी रेडिएशन B और यूवी A। जो यूवी रेडिएशन A, B और C, A जो होता है उसकी वेवलेंथ होती है 320 से 390 nm यानी कि नैनोमीटर। इसके बाद इसकी होती है 280 से 320 nm, और जो C की है उसकी होती है 100 से 280 nm। अब जो इंटरमीडिएट वाली है ये वाली, यानी कि यूवीबी रेडिएशन B, यूवीबी जो है यानी कि अल्ट्रावायलेट रेडिएशन B, ये सबसे हार्मफुल होती है और इसमें क्षमता होती है डीप पेनिट्रेशन की, अर्थात ये बॉडी में अंदर तक पहुंच सकती है। पेनिट्रेट माने भेदना, इसके अंदर उच्च भेदन क्षमता होती है। ओजोन की लेयर की थिनिंग होने से, अर्थात ओजोन लेयर के पतले होने से, जो नॉर्मली यूवी रेज एब्जॉर्ब हो जाती थी अब वो एब्जॉर्ब नहीं हो पाती हैं या कम एब्जॉर्ब हो जाती है। तो अब इससे क्या होगा कि ओजोन होल के बनने से या ओजोन की थिकनिंग होने से तो यूवी रेडिएशन है वो अर्थ पर अब ज़्यादा पहुंचने लगा, क्योंकि अब वो कम एब्जॉर्ब हो पाती हैं। और यूवीबी रेडिएशन जो होता है वो फोटोसिंथेसिस जो है एंटार्क्टिका में, जो एंटार्क्टिका में फोटोसिंथेसिस करने वाले फाइटोप्लैंक्टॉन्स होते हैं, यानी कि पादप प्लवक जो होते हैं, उनकी फोटोसिंथेसिस को ये प्रभावित करता है। और इसके प्रभावित होने से जो वहाँ का संपूर्ण
फूड चेन होती है, अर्थात खाद्य श्रृंखला होती है, वो प्रभावित होती है। यूवीबी रेडिएशन का एक इफेक्ट और है कि ये फोटोसिंथेसिस करने के अलावा ये न्यूक्लिक एसिड को भी डैमेज करता है, जीवों के न्यूक्लिक अम्लों को भी ये डैमेज करता है, अर्थात उनको नष्ट करता है। जो यूवी रेडिएशन होता है जिसकी वेवलेंथ यूवीबी रेडिएशन से छोटी होती है, वो ऑलमोस्ट यानी कि लगभग कंप्लीटली एब्जॉर्ब हो जाता है, अवशोषित हो जाता है अर्थ के एटमॉस्फेयर से। लेकिन यूवीबी जो होता है वो डीएनए को डैमेज करता है और म्यूटेशन यानी कि उत्परिवर्तन करता है। इसके अलावा ये स्किन की एजिंग करता है, ये स्किन की सेल को डैमेज करता है, नष्ट करता है, और इसके अलावा विभिन्न प्रकार के स्किन कैंसरों के लिए ये उत्तरदायी होता है, रेस्पॉन्सिबल होता है। ह्यूमन में जो आई का जो कॉर्निया होता है वो यूवीबी रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेता है, और यूवीबी रेडिएशन की हाई डोज यानी कि अधिक यूवीबी रेडिएशन आँख में आने पर वहाँ पर कॉर्निया की शोथ होता है, यानी कि इन्फ्लेमेशन होता है कॉर्निया में, और स्नो ब्लाइंडनेस और कैटरैक्ट जैसी बीमारियां हो जाती हैं। और जो परमानेंट डैमेज है आँख को, कॉर्निया को, वो भी हो सकता है। तो बहुत ज़्यादा यूवी रेज होने से कॉर्निया और अन्य जो कॉर्निया की डिजीज़ हो सकती हैं, और इसके अलावा कॉर्निया पूर्णतः डैमेज भी हो सकता है। अब ओजोन डिप्लीशन को कंट्रोल करने के लिए एक ट्रीटी यानी कि एक संधि हुई इंटरनेशनल लेवल पर जिसका नाम था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है वो एक कन्वेंशन और ट्रीटी यानी कि संधि होती है जो 1987 में साइन की गई थी। 1987 में इसको साइन किया गया था, और इस पर 27 विश्व के 27 जो इंडस्ट्रियलाइज्ड देश है जिनमें इंडस्ट्रीज ज़्यादा डेवलप है, उन्होंने इस ट्रीटी पर, संधि पर साइन किए। 27 इंडस्ट्रियल देशों में जो जगह थी वो मॉन्ट्रियल कनाडा में थी, लेकिन ये 1989 में प्रभावी रूप से यूज़ हुई, यानी कि इसका प्रभाव जो था वो 1989 पर हुआ। और इस ट्रीटी में जो स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस है, अर्थात ओजोन अवक्षय करने वाले जो पदार्थ हैं, उनके कम उत्सर्जन के लिए हामी भरी गई। उनके कम उत्सर्जन करने के लिए सभी ने माना कि इनका जो उत्पादन है वो कम से कम होना चाहिए, और ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस जो है उनको उत्पन्न ना होने दिया जाए, जिससे ओजोन लेयर सुरक्षित रहे। अब तक 175 से ज़्यादा देशों ने इस पर साइन किया है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो होती है वो कनाडा में हुई थी, और 1987 में 27 इंडस्ट्रियलाइज देशों ने इस पर साइन किए थे, लेकिन प्रभावी रूप से ये यूज़ हुई या प्रभावी रूप ये प्रभाव में आई 1989 में, 2 साल बाद। और अब तक 175 देशों ने इस पर साइन किए हैं, और इस प्रोटोकॉल में ओजोन डिप्लीट करने वाले सब्सटेंस, ओजोन को अवक्षय करने वाले पदार्थों के कम उत्सर्जन के लिए सभी ने हामी भरी थी, यानी सभी ने अपना सहयोग देने का आश्वासन दिया था कि हम सब ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस जो है उनको कम से कम उत्सर्जित करेंगे। इसके साथ एक और समिट है जो इससे संबंधित है थोड़ी सी, वो है अर्थ समिट, जो यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस इन्वायरमेंटल एंड डेवलपमेंट 1992 में हुई। तो जो अर्थ समिट है वो किसके लिए यूज हुई थी? अर्थ समिट बेसिकली सभी देशों के अंदर जो ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन है उसके संबंध में हुई थी, और ये रियो डी जेनेरियो ब्राज़ील में हुई थी। और इसमें सीसीसी का मतलब क्या है? कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ये तो होगा क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन के लिए कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, यानी कि संधि, एक ऐसी संधि, एक ऐसा
हामी, जिसमें सभी ने जलवायु यानी कि क्लाइमेट परिवर्तन के बारे में सहयोग करने की अपील की। और इसमें ये तय किया गया कि ग्रीन हाउस गैसेस का उत्पादन कम से कम हो, और अब तक इस पर 154 देशों ने इस पर साइन कर चुके हैं। और उन सबका ये मानना है कि ये जो ओजोन यानी कि जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं उनका जो लेवल है उसको 1990 लेवल पर, जो जितना लेवल 1990 पर था उसको वहाँ पर फ्रीज कर दिया जाए, वहाँ पर उतना ही रहने दिया, उससे बढ़ने ना दिया जाए। बच्चों, आज की इस वीडियो में बस हम इतना ही पढ़ेंगे। हमारी इस वीडियो को आप लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आपका कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इस अध्याय को और अच्छे से पढ़ने और समझने के लिए आप चित्रा प्रकाशन की बुक एक्टिव जीव विज्ञान की सहायता भी ले सकते हैं।